नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार प्रोफेसर अभय दुबे। अभय दुबे साहब, इधर मैंने ये देखा कि ये हफ्ता गुजरा है, ये एक राजनीतिक रूप से भारत के मतलब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जहाँ पे एक बड़े मूवमेंट की बात या एक बड़ी दिशा तय हो रही है देश की राजनीति की। खास करके अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से अब इसको स्टीयर करना शुरू किया, वो मैं कांग्रेस को कैसे कर रहा है मैं उस पर तो जान ही रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़े क्वेश्चन को वो किया, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन में जो उनका भाषण था, जिसका ऑडियो उन्होंने रिलीज किया है, जो भी कारण हो, और मुझे लगता है उस भाषण को जो भी सुन रहा है, राहुल गांधी की दृष्टि और राहुल गांधी का लार्जर ढंग से वो किस इस पूरे गतिविधि को कैसे देख रहे हैं, उस पे एक टिप्पणी करता। मैं इस पे इसलिए इसी से शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि आप भी जीवन पर आपने एनालिसिस की, लोगों का इससे क्या मतलब होता है, वो क्या होता है, उनकी इच्छा क्या है। हम सब लोग कई बार कहते थे कि भाई ये इलेक्शन नहीं जीतते हैं। इन सब चीजों को शायद राहुल गांधी ने उस दिन वहां उत्तर दिया है। प्रोफेसर अभय, इस पे जरा एक पहली टिप्पणी ले। उस भाषण को जब मैंने पढ़ा, मैंने उसका टेक्स्ट पढ़ा, भाषण सुना नहीं उसका, वो लेकिन वही चीज अविकल टेक्स्ट है, वो भी हिंदी में भी वो टेक्स्ट आ गया है और अंग्रेजी में उन्होंने दिया था। तो उससे मुझे लगा कि राहुल गांधी बड़ी तैयारी करके वहां गए थे। देखिए, इस तरह का भाषण जो है वो अनायास नहीं दिया जा सकता। इस तरह का भाषण हमेशा पहले से जो आपका एक चिंतन चला आ रहा है, आप जो विचार कर रहे हैं गहराई में जाकर, और न केवल उसको विचार कर रहे हैं गहराई में जाकर, बल्कि उसको शब्दों में लिख भी रहे हैं। उसके बाद में उसको एक बहुत ही खास मौके पर, जबकि सारा का सारा भाजपा विरोधी विपक्ष बैठा हुआ है इस आस में कि एक गठजोड़ बनेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेंगे, वहां पे आप उसको कहते हैं, उस बात को कहते हैं। इसके पीछे दो विचार और चल रहे हैं। पहली बात तो ये, राहुल गांधी ये मानते हैं कि विपक्ष अभी परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाया है, बावजूद इसके कि न केवल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र में संस्थाओं को जिस तरह कैप्चर किया और अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए सबका वो भेजा इस्तेमाल कर रही है, और अब तो इस ऐसी स्थिति बन गई है कि इस देश में, मैं बार बार कहता हूं कि शिकायत करने के मंच ही समाप्त हो गए हैं। अगर आपको किसी बात पे आपत्ति है, कोई शिकायत है, आपको सामने लग रहा है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप पास जगह ही नहीं है कहीं। अब आप शिकायत लेके घर पे बैठे रहिए अपने, और करेंगे भी तो उसका कोई असर उसका नहीं होगा। बिल्कुल आपकी शिकायत ले ली जाएगी औपचारिक रूप से, हो सकता है दर्ज भी ना की जाए और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। आप खुद ही रिमाइंडर देते देते जो है याद दिलाते दिलाते कोई हमने एक शिकायत की थी, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति देश में पहली बार बनी है, ऐसी स्थिति पहले कभी कभी नहीं बनी थी। और इमरजेंसी जो लगी थी, इमरजेंसी तो थोड़े दिनों के लिए थी, वो तो केवल 19 महीने के लिए इमरजेंसी थी। उसके बाद तो सब चीज बदल गई, सब इमरजेंसी पलट गई, सब कुछ ठीक हो गया। ये जो भाजपा ने अपने लिए स्थायी आपातकाल का जो जो इंतजाम किया है, वो तो बिल्कुल अनंत काल के लिए है। वो उस वक्त तक के लिए है जब तक कि वो चुनाव जीतती रहती है। जिस दिन रोष आ जाएगा जनता को, उस दिन तो खैर वो हरा ही देगी, फिर तो आप कुछ भी करते रहिए। विपक्ष कितना भी कमजोर हो, कितना भी बिखरा हुआ हो, जनता हरा देगी। लेकिन भाजपा मानती है कि ऐसी स्थिति हम आने ही नहीं देंगे। उसने बहुत सारे शॉक एब्जॉर्वर्स बना रखे हैं, जो जो तबके असंतुष्ट हो सकते हैं, उनका असंतोष खत्म करने के लिए बहुत सारे सेफ्टी वाल्व बना रखे हैं। अब आप देखिए, एक नियमावली, यूजीसी की नियमावली पे एक बड़ा असंतोष भाजपा के जनाधार में पैदा हुआ था। निश्चित रूप से एक बड़ा संतोष पैदा हुआ था। हम सब लोगों ने उसको देखा, हम सब लोगों ने उसकी व्याख्याएं की, उस पर वीडियो बनाए, और जो लोग भाजपा के प्रति निष्ठावान थे वही लोग सबसे ज्यादा गुस्से में नाराज होकर सड़क पर निकले थे, और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबको बड़े अपशब्द बोल रहे थे। बहुत बहुत जबरदस्त असंतोष था वो। और पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यही जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, हिंदी भाषी इलाका है, इसी में था वो असंतोष। आज असंतोष वो देखिए हवा हो गया, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। कुछ ऐसा माहौल बन गया है जैसे कि असंतोष था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं था पैदा। तो ये है भाजपा की प्रबंधन क्षमता। इस तरीके से वो अपने खिलाफ जो नाराजगी होती है उसकी इस तरह से धीरे धीरे करके वो उसकी हवा निकाल देते हैं विभिन्न हथकंडों से। अच्छा, अब जहां पे ऐसी नाराजगी नहीं होती है, वहां पे वो उन्होंने इस तरह का संस्थागत बंदोबस्त कर दिया है
जिससे उनके पर जो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसका चुनाव के मंच पे उसका उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। यही बात राहुल गांधी उन लोगों को कहना चाहते थे। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ 40% यकीन है, आपको सिर्फ 90% यकीन है, किसी को 50% यकीन है, जबकि कायदे से 100% आपको यकीन होना चाहिए कि आपके चुनाव चुराए गए हैं। इसलिए चुनाव चोरी और वोट चोरी का मुद्दा ही दरअसल केंद्रीय मुद्दा है, जिसको लेके आपको संघर्ष करना चाहिए। ये वो 3 उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उस वक्त विपक्ष समझने के लिए तैयार नहीं था, तब इन लोगों के पास सत्ता थी, इसलिए लोगों के दिमाग थे खराब बिल्कुल, और ये मानते थे कि अब हमको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, कांग्रेस हमारी मुखापेक्षी है, हम कांग्रेस के मुखापेक्षी नहीं है। इसलिए उस वक्त ये राहुल गांधी की बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, राहुल गांधी कह कहकर थक गए। अब जब हालात बने हैं, तब इन लोगों को राहुल गांधी की बात सुननी पड़ी है। अब ज्यादा से ज्यादा ये क्षेत्रीय पार्टियां केवल एक ही काम कर सकती है, भाई कांग्रेस मनमानी कर रही है। यही तो उन्होंने सब नेताओं ने अपने भाषणों में कहा। सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये जो गरल है, ये मैं पी जाऊंगा, नीलकंठ की तरह ये गरल मैं पी जाऊंगा, और हम तो आपके साथ स्नेह और प्रेम के साथ आपको जोड़ के चलना चाहते हैं। ये सब जो बातें उन्होंने कही हैं, और ये बातें विपक्ष के नेताओं ने चुन ली। राहुल गांधी की इस बात का किसी ने खंडन नहीं किया वहां पर। आनंद जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ने जो बात कही, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को कोई रिबेटल इस बात पे हुआ हो वहां पर। राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी, उन्होंने राहुल गांधी की बात सुन ली। इसका मतलब यह है कि वो समझ गए हैं कि अब कांग्रेस के बिना उनका काम नहीं चलेगा। ये जो बात उन्हें पहले समझ जानी चाहिए थी, अब वो इस बात को समझ गए हैं, और हालात इस तरह के बन गए हैं कि अब राहुल गांधी को दोबारा इस तरह का लेक्चर नहीं देना पड़ेगा। जब 2 महीने बाद ये दूसरी बैठक होगी, या बीच में अनौपचारिक चर्चाएं होंगी इन लोगों के बीच में, तब दूसरे तरीके से बात होगी, दूसरे लहजे से बात होगी। अच्छा, इससे ये भी एक बात स्पष्ट होती है कि इन तमाम क्षेत्रीय शक्तियों के पास किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर आंदोलन करने का ना कोई कार्यक्रम है, ना उन्हें कोई दिलचस्पी है, ना उनकी कोई क्षमता है। ये सिर्फ चुनाव के लिए अपने आप को गियर अप करती हैं, और चुनाव के लिए करती हैं, उसी तिकड़म में लगी रहती हैं, उसी तिकड़म। अब राहुल गांधी ने इसी के साथ में एक बड़े पेपर लीक के सवाल पर युवाओं और छात्रों को जो सरकार झांसे में रखे हुए है, उनका भविष्य इस तरह अंधकार में है, उसके ऊपर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। घोषणा क्या की है? वो लोग तो पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, वो लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। अब उन्होंने और सुव्यवस्थित और आंदोलन को आगे ले जाने की उन्होंने घोषणा की है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि इन प्रश्नों पर केवल कांग्रेस ही सक्रिय है, कांग्रेस ही सोच पा रही है। अगर कुछ हो रहा है तो कांग्रेस ही कर पा रही है। इससे, इस कार्यक्रम से, राहुल गांधी के भाषण से और राहुल गांधी द्वारा इस आंदोलन की घोषणा करने से ये संदेश पूरी तरीके से साफ होकर गया है। जी जी जी, मैं नहीं, लेकिन इसी से एक रिलेटेड बात है साहब, और वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से मेरा बहुत, आप तो इमरजेंसी में जेल भी गए, तो इमरजेंसी में उस समय जेल जाना एक राजनीतिक समझदारी, मतलब उससे आपकी समझदारी भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। मैं एक अजीब सी चीज ये देख रहा हूं कि जो तृणमूल कांग्रेस जब आई थी, तो भाई मुझे भी ये अच्छा लगता था कि ये कुछ कलाकारों को, कुछ खिलाड़ियों को, कुछ रंगमंच के किसी अच्छे शास्त्रीय संगीत वाले को, इन लोगों को ये सांसद बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है। लेकिन एक चीज सामने आई कि जब 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 मतलब की बात निकल गई, जब तृणमूल के अच्छे दिन निकल गए, बुरे दिन के समय ये जितने ये जो इस तरह के लोग थे, जो जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस नहीं है, और मैं बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पॉलिटिक्स एक सीरियस गेम है। पॉलिटिक्स में देश बनाने की बात है, वो अलग बात है कि लोग उसमें बेईमानी करने लगे, लेकिन अदरवाइज मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, बचपन में जो नेता रहता था उसके प्रति मन में एक इज्जत रहती थी, वो विचारधारा अलग हो सकती है। ऐसे लोग सबसे पहले भागे हैं। मतलब ये लोग कह रहे हैं ना कि डूबते जहाज से नहीं, इसका मतलब कोई विचारधारा नहीं, वो एक आपने जुगाड़बाजी कर ली कि आप बड़े अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आप जीत गए, आपने उनको हरा दिया, आप उधर भग गए, आप बड़ा अच्छा, वो थी सयानी, आम आदमी पार्टी बड़ा इसका उदाहरण है। आप जो कह रहे हैं ये तृणमूल के साथ ही नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ भी ठीक यही हुआ है, मतलब जी। हाँ, लेकिन अभी भाई थोड़ा दोनों में एक फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी का जो कोर ग्रुप था, देखिए आम आदमी पार्टी में हम सबको शिकायत हो सकती है कि उन्होंने क्यों योगेंद्र यादव को निकाला, क्यों प्रशांत भूषण को निकाला, क्यों आनंद कुमार को निकाला, क्यों को,
लेकिन यहाँ पे अभी भी वो जो उनका कोर ग्रुप है ना, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये लोग अभी भी एक जगह है। राघव चड्ढा को मैं एक मान सकता हूँ जो उनके ओरिजिनल ग्रुप से जिसने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब जिनके लिए साइनी घोष कहती थी कि मैं कोई चड्ढी नहीं हूं, जो मैं चड्ढा नहीं हूं, मैं चड्ढी बन जिन व्यापारियों को रखा वो उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने क्रिकेटरों को रखा, वो उनका साथ छोड़ गए हैं। अच्छा, तो वो और उन्होंने ऐसे लोगों को रखा जो कि वैसे आम आदमी पार्टी को संदेह का इसलिए भी लाभ दिया जा सकता है कि ये नई पार्टी है और दूसरे यहाँ पे जितने भी लोग इसमें सक्रिय हैं वो कोई पुराने लंबे अरसे से राजनेता नहीं थे। वो पॉलिटिक्स में अभी 2013 से राजनीति में आए, उससे पहले आंदोलनकारी थे। तो उनको, ठीक बात है आपकी, ये तृणमूल कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं किया। मैं प्रो साहब इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये भी एक समय देश का है कि पॉलिटिक्स, राजनीति देश का इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, और उसको आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो मैं उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। हाउ सीरियस इज द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स? हाउ सीरियस इज द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स? बिल्कुल, हर चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप सत्ता में हैं और आपके पास इतने एमएलए हैं कि आप राज्यसभा में लोगों को भिजवा सकते हैं, तो उसका आप सदुपयोग करें। उसका आप ये नहीं कि आप जैसे कहते नहीं, आप दरिया दिली के साथ में, दयानतदारी के साथ में ऐसे लोगों को लाने की कोशिश करें उसके अंदर है। और नहीं, राजा साहब खुश हुए। नहीं, प्रो साहब, राजा साहब खुश हुए, उन्होंने उनसे कहा था तुम कवि हो तो तुम ये बन जाओ। तो ये कोई आपके कोई व्यक्तिगत जायदाद थोड़ी है। मैं इस पे जरा समझना चाहता हूं। नहीं, फ्यूडलिज्म के जमाने में, राजकाज उसमें जमाने में, रियासतों के जमाने में ये बात इसलिए हो सकती थी कि राजा के पास आपको बैठाने और हटाने दोनों का हक होता था। राजा के पास आपको उल्टा लटकाने का भी अधिकार होता था। राजा का नाराज हो गया तो वहीं उल्टा लटका देगा जहां आपको गद्दी पे बैठाया है। यहां तो वो अधिकार नहीं है ना। यहां तो आपने उनको बैठाया। अब जैसे कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने वो जो महिला थी जो उनको मालीवाल है, मालीवाल को उन्होंने कितना महत्व दिया। उन्होंने उन्हें महिला आयोग का सर्वा बना दिया, फिर राज्यसभा में ले गए। और वो क्या साबित हुई बताइए? हैं, वो वहां के जो व्यापारी लोग हैं पंजाब के हैं, वो क्या साबित हुए? हरभजन सिंह को आप देखिए, कमाल ही है। मतलब जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो हरभजन सिंह ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं, बयान तक देने से इनकार कर दिया। आप कल्पना कीजिए, ये तक किया उन्होंने। इसी तरीके से बहुत सारे फिल्म स्टारों को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने भी टिकट दिए उनको, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिए फिल्म स्टारों को। आप देखिए, एक दो अपवादों को छोड़कर, दो मेरे ख्याल से ऐसे अपवाद हैं, एक तो विनोद खन्ना और दूसरे सुनील दत्त। मैं उत्तर भारत के वो दक्षिण भारत वालों के बारे में नहीं बोल रहा, वहां का मामला दूसरा है। इन दो को छोड़कर बाकी सारे के सारे, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे गोविंदा हो, ये बाकी सारे के सारे बिल्कुल बेकार साबित हुए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राजनीति एक गंभीर चीज है, बहुत गंभीर। देश की जितनी भी गंभीर चीज है, सबसे ज्यादा गंभीर चीज है, और उसमें हर एक का बस नहीं है उस काम को करने का, उसमें टिकने का, उसकी मुश्किलों का सामना करने का, कुछ समझदारी के साथ उसमें आने का, विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर राजनीति जहां जहां संसाधित होती है वहां पर उन विचारधाराओं को पकड़ के उसके मुताबिक काम करने का, उसके ऊपर अड़े रहने का। ये मैं शत्रुघ्न सिन्हा ने जो किया है वो एक तरह से अपवाद ही है इनमें। शत्रुघ्न ने कहा कि भाई हमारे परेशानी के समय में उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ दें। तो कीर्ति आजाद इसलिए ये कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार के हैं। कीर्ति आजाद इसलिए कर पा रहे हैं, भगवत आजाद के लड़के हैं वो, और उससे पहले वो उससे पहले यहाँ पे भाजपा की राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं वो, दिल्ली की। तो वो इसलिए कर पा रही। बात बिल्कुल सही है आपकी। ये गैर गंभीर लोगों को जो शौकिया इसमें आते हैं और लाए जाते हैं केवल चमक दमक के लिए, इनसे राजनीति को दूरी रखना चाहिए, इससे कोई फायदा होता नहीं है। जी, मैं आबे भाई एक कॉकरोच जनता पार्टी पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक और गंभीर विषय है और जिसपे हम लोग एज अ देश हम बहुत कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 99 में या 98 में कभी चीन के किसी ठिकाने पे अमेरिका के यहाँ गलती से कुछ बम गिर गए थे, किसी और जगह, उनके जो चीन का जो दूतावास है, और उसके बाद उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिया, कोई $45 मिलियन
बिल्कुल सार्वजनिक रूप से माफी मांगी अमेरिका ने कि गलत कोऑर्डिनेट से हम गलती हो गई, लेकिन चीन ने माफ नहीं किया। हमारे यहाँ तो ये अमेरिका मार रहा है हमारे मतलब जो नौसैनिक है, जो ये नेवी के जहाज, नेवी नहीं, जो नॉर्मल जहाज होते हैं, जो व्यापारिक जहाज होते हैं, उनके लोगों को मार रहा है हिंदुस्तानी नाविकों को। और हमारे यहाँ से कोई ठीक से प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है। सर्जियो गोर को बुलाने की हिम्मत नहीं है, और डिप्टी मिशन या किसको बुला के एक कोई अधिकारी कह रहा भाई बात गलत है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हम एज ए नेशन क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं भाई? आप इस चीज पे मैं आपको सही बताऊं, हम लोग मोदी सरकार के आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं जी, और क्यों ना जाने जाएं, हम दिन रात उनकी आलोचना करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के प्रति ये जो रवैया है इन लोगों का, जिसमें ये लोग उनसे बिल्कुल दबे हुए महसूस करते हैं, जैसे वो उनके आका हों। जैसे उनकी अगर आलोचना भी करनी होगी तो उनका नाम नहीं लेंगे। जैसे पत्नी को अगर पति के खिलाफ दो सख्त बातें करनी होगी तो वो नाम नहीं लेगी उसका, जो परंपरा में है कि उस किस्म का रिश्ता दोनों। जैसे परंपरा में आजकल तो नहीं रहा पत्नी का ऐसा रिश्ता भारत में भी, लेकिन पुराने जमाने के जो जोड़े होते थे उसमें पत्नी जो है पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि हमेशा उसके में रहता था कि भाई ये बहुत ही सम्माननीय और आदरणीय है। एक शब्द है, लोक भाषा का शब्द भरतार। जी, भरतार का मतलब ये हुआ कि वही सब कुछ भरता है, मतलब वो सब पूरा खर्चा चलाता है? तो ये बिल्कुल भरतार जैसा रिश्ता भारत सरकार ने ट्रंप और अमेरिका के साथ बना लिया है। इसको मैं कहता हूं सीरियल इंसल्ट करते हैं, धारावाहिक अपमान है भारत का और प्रधानमंत्री का, भारत सरकार का, भारत की संप्रभुता का धारावाहिक अपमान है और निरंतर हो रहा है ये अपमान। हद होती है और इस अपमान के बदले में चुप बैठे रहते हैं ये लोग, और इनके समर्थक जो है अखबारों में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि ये खास किस्म की रणनीति है। कितने बार आप उसको रणनीति बनाएंगे? रणनीति एक आध बार हो सकती है। अगर कोई आदमी बेइज्जती करने पे आपके आमादा है तो कुछ तो आप कीजिए, कुछ तो करिए, एक बार तो पलट के जवाब दीजिए। ये लोगों की हालत है। मुझे खुद भी ताज्जुब है कि ऐसा करने की इनको आवश्यकता नहीं है। भारत अगर कुछ सख्त बातें उनसे कह भी दे, तब भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका एकदम भारत का दामन छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए कि अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है, भारत को भी अपने तेवर उनको दिखाने चाहिए अमेरिका को। अगर भारत अपने तेवर नहीं दिखाएगा और उनकी बदतमीजी का, उनकी अशिष्टताओं का जवाब नहीं देगा, तो इससे लगातार भारत की हेठी होगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही है। अब आप देखिए, पुतिन जैसा आदमी, व्लादिमीर पुतिन जैसा आदमी भी कहता है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। यानी भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह का रिश्ता है, उस रिश्ते को पुतिन जैसा आदमी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने उसी तरीके से कर रहे हैं सारा काम। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के जो अपने प्रशंसक हैं, उन तक भी कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जी, मैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका कारण क्या है। ये तो ऐसी बात है जैसे कि कहीं ये ब्लैकमेल हो रही है। हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं, इन चीजों का प्रमाण तो होता नहीं है, तो हम लोग कयास के तौर पर कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा जरूर है। मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि कोई भी आदमी ट्रंप का नाम लेकर आलोचना नहीं करेगा। कोई भी आदमी, चाहे विदेश मंत्रालय हो, वो अपने आधिकारिक वक्तव्यों में अमेरिका का नाम लेकर जो है वो अपना संतोष व्यक्त नहीं करेगा। कमाल ही है, ऐसा क्यों है भाई? मैं अभी भाई एक दो चीजें और छोटी छोटी हैं, मैं उस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी ले लूं। उसपे से एक है जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से विदेश जाते हैं, 75 लोगों का एक डेलीगेशन, 75 जज, बार एंड बेंच के नाम पे एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन होता है। और ये इसका बैकड्रॉप यह है कि जब उसी से 10-15 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं अफवाह बंद करिए, फॉरेन ट्रिप बंद करिए, ये सब करिए, ये सब इतनी बेशर्मी से वहां जाके ये सब करते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये गलती नहीं है, ये थोड़ा आपको आपकी औकात बताना है। जैसे होता नहीं कि उसको उसकी औकात बता दो कि तुम कहाँ हो, मैं ऊपर बैठ के खाऊंगा, मैं जब खा लूंगा भोजन झूठा तुम्हें दूंगा तो वो तुम्हें खाना है। वो उस तरह का कुछ औकात बताने की ये बार बार काम हो रहा है क्या? सीजीआई, मेघवाली, सब लोग वहां जा रहे हैं भाई। मैं इस पे एक टिप्पणी भी इसमें एक तो निर्लज्जता का बहुत जबरदस्त पहलू है। दूसरा, वो बिल्कुल जनता के असंतोष के प्रति बेपरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि असंतोष कुछ होता नहीं है, असंतोष हो बना रहेगा।
हमने अपना इंतजाम कर लिया है पूरा, कितना भी असंतोष हो, कुछ भी हो, हमको चुनाव नहीं हराया सकता, हर कीमत पे हम जीत जाएंगे। मतलब हमको हमको इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। यानी ये प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, उनके उनके उनकी अपील पे तमाम बहसें भी हैं, उस अपील का एक विवादित पहलू भी है। वो भी कह रहे हैं कि भाई किफायत से रहिए, ये मत रहिए, हवाई यात्रा मत कीजिए, ये वाला तेल मत इस्तेमाल कीजिए, वो तेल मत खाइए, वो तेल मत डलाइए, कम डलाइए, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, सोना मत खरीदिए, सब बातें बोल रहे हैं। उसके बाद में कितना बड़ा खर्चा, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए होंगे, कितने लोग वहां पर गए, वहां पर कितना लंबा टूर्नामेंट चल रहा है, वहां पे भारत के 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, मेघवाल साहब हैं वहां पे, जो धोती पहनकर जिनके बैडमिंटन खेलते हुए क्लिप्स आए हैं, और किरण रिजिजू भी हैं, क्या हंस खिलखिला रहे हैं। पूरा भारत जो है वो दिक्कतों से जूझ रहा है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, गरीबी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है भारत में इस वक्त। भारत बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है जी। और वहां पर ये मौज मस्तियां हो रही हैं, वह लंदन में विलायत जाके ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं वहां पर, और वो भी सरकारी पैसे पूरा पूरा स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जी, और वो भी आए भाई, ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, बार और बेंच का 50-60 साल के लोग एक दूसरे से हंसी ठिठोली हो रही है, ये मौज मस्ती है, इसमें कहीं से भी टूर्नामेंट पिकनिक है सरकारी। हाँ, हम लोगों के पैसे पे की गई पिकनिक है। मैं अब 2 छोटे-छोटे सवाल हैं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक मुझे इसलिए मैं इस पे पूछ रहा हूं क्योंकि एक मामले को बहुत उलझाया गया है, और मैं कोई मतलब ये ठीक है, ये सारे लोग व्यावसायिक हैं, लेकिन ये जो कोचिंग वालों के अगेंस्ट जब अंजना ओम कश्यप ने एक बोला, और उसके बाद उसको लेके खान सर और इस तरह के कुछ लोग आए, मेरा हो सकता है खान सर के प्रति कोई बहुत आग्रह ना हो, लेकिन ये भी है कि मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि जिस ढंग से, जिस शैली से वो पढ़ाते हैं वो ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि उनका व्यवसाय वो कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं, लेकिन ये भी पता चलता है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें सस्ते में वो इलाज करवाते हैं। अब उनको हिंदू मुस्लिम करके और उनको कोचिंग को बंद कर देना और ये सब, उनको जेल में ले जाने की कोशिश करना, एक लार्जर क्वेश्चन ये बनाया जा रहा है कि कोचिंग इस देश के लिए खराब है, आज से बंद कर दीजिए। कौन मना कर रहा है? बंद करिए आज ही से और लाइए ऑर्डिनेंस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कोचिंग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। अगर अंजना ओम कश्यप की असली समस्या खान सर नहीं है, सर के आगे जो खान शब्द लिखा हुआ है वो नहीं है, अगर वो वास्तव में कोचिंग के ही खिलाफ हैं, तो इसका एक एकेडमिक तर्क भी है, इस तरह की कोचिंग वगैरह का एक एकेडमिक तर्क भी है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये काम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है, आधिकारिक रूप से करता है। शायद संकल्प नाम का उनका एक कोचिंग सेंटर है, वो संघ परिवार का ही सदस्य है वो, और वो पिछले कई वर्षों में बहुत सारे लोग जो हैं वो यूपीएससी में पंप कर चुके हैं अपनी विचारधारा में दीक्षित करके। वो भी तो करता है, वो बंद करना चाहिए इनको। दूसरे, इस व्यापार में ये एक इतना बड़ा व्यापार है, चाहे वो बिहार का वो गली हो जिसमें खान सर के बोर्ड लगे हुए हैं, चाहे कोटा हो, और ऐसे बहुत सी जगहों पे हैं। दिल्ली में जाने कितनी जगहों पे ऐसी हैं, आप दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास का जो इलाका है उसमें चले जाइए, अरबों खरबों रुपए का व्यवसाय है ये, और इस व्यवसाय में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, ये भी बात है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि आईआईटी के लिए, यूपीएससी के लिए, पीएमटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सबके लिए ट्रेनिंग देते हैं। यहां तक के कांस्टेबल बनने के लिए भी आजकल कोचिंग होती है। अभी यूपी में बिहार में कितने कांस्टेबलों की भर्ती है, उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है, आवेदन दिया है, उसके अंदर वो भी कोचिंग लेते हैं अपने, वो निचले स्तर की कोचिंग होती है, वहां भी कोचिंग का पैसा खर्च किया जाता है। तो कोचिंग जो है ना, वो पूरी तरह से भारतीय समाज में, एक जमाने में जो स्थिति गैस पेपर की होती थी, हम लोग पढ़ते थे, गैस पेपर छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं हमने तो जिंदगी में। डर लगता था गैस पेपर की तरफ देखने से, घर पे डांट पड़ती थी, क्योंकि हम तो टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले लोग थे ना, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, गैस पेपर की तरफ जाते ही नहीं थे। तो वो गैस पेपर तो कुछ भी नहीं रह गया है। कोचिंग सीरियल बन चुके हैं इसके ऊपर। एक अनु कपूर का सीरियल आया था, वो भी एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलाते हुए दिखाया गया है। उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसकी क्या विकृतियां हैं। मोटर फैक्ट्री नाम का एक बहुत मशहूर सीरियल है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, इनकी सबकी समीक्षा होनी चाहिए
इनकी सबकी सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, इसके क्या गुण दोष हैं इन पे विचार होना चाहिए, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं इस पे विचार कर सकता है। ये उसकी बौद्धिक क्षमता से परे की चीज है, ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है इसका, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो और अगर वास्तव में इसमें आपत्ति है तो सबसे पहले उन्होंने मोहन भागवत से कहना चाहिए जाके कोई कोचिंग बंद कीजिए अपनी। अब मैं आखिरी प्रश्न पूछ के खत्म करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी का एक फिर से आयोजन हुआ और मेरे हिसाब से वो सफल था। आप उसको जितना भी कहते रहे, जो भी कम था, लेकिन वो सफल था। मैं इस बात को इसलिए सफल कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक उसमें रंग नहीं चढ़ा है, ये मैं कर दूं। लोग एफिलिएटेड हैं, ये अलग बात है कि आज की तारीख में स्टूडेंट उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो आप कह सकते हैं उस विचारधारा, क्योंकि वही एक विचारधारा है, बाकी तो आरएस विद्यार्थी परिषद वाला तो आएगा नहीं वहां पे। लेकिन बाई एंड लार्ज पार्टिसिपेशन हो गया, लोग जुड़ गए। तो क्या ये सीजेपी भी एक कहीं ना कहीं एक साथ में इसकी एक धारा चल रही है, और एक इसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, लगता भी था कि सरकार जिस तरह की सहूलियत इसको दे रही है, चाहे लखनऊ में दी हो चाहे दिल्ली में दी हो, थोड़े कभी कभी प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। फिर लगता है कि नहीं, शायद कुछ बच्चे तो उसमें जेन्युइनली जा रहे हैं। मैं जरा इस पे समझना चाह रहा हूँ। मेरा कहना है कि जो लोग उसमें, मैं हमेशा दो हिस्सों में बांट के देखता हूँ, जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर जुड़े या जंतर मंतर पर जुड़े या लखनऊ के किसी मैदान में जुड़े, अभी दूसरे राज्य मुख्यालयों पर भी करेंगे इस तरह का प्रदर्शन, वो लोग तो ऑर्गेनिक रूप से स्वतः स्फूर्त तरीके से जा रहे हैं। वो पीड़ित पक्ष है, जो वहां पर जा रहे हैं वो पीड़ित पक्ष है। वो लोग हैं जिनका भविष्य अंधकारमय है, या जो लोग डरे हुए हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इसलिए सोचते हैं कि इसके, क्योंकि और कोई राजनीतिक दल तो आंदोलन चला नहीं रही है, या तो कांग्रेस चला रही है या कॉकरोच जनता पार्टी इस सवाल के ऊपर कुछ गोलबंदी कर रही है, और कोई कर ही रहा है गोलबंदी। भाई इतनी शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वो उनके पास कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास बिरादरी की ताकत भी है, वो लोग क्यों इसके ऊपर आंदोलन नहीं कर रहे? ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? तो लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनका आंदोलन करना उनके राजनीतिक कार्यक्रम का और राजनीतिक स्वभाव का अंग है नहीं। तो इसमें जो राजनीतिक दलों के नाकारापन के कारण, और उन्होंने जो जगह छोड़ दी है, उस जगह को भरने के लिए एक ताकत जिसका के नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, वो उभर आई है। इसका जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर हम लोगों को बिना उसको खारिज किए हुए, मैं उसको खारिज करने के पक्ष में नहीं हूं, बिना उसको खारिज किए हुए हम लोगों को उसके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी चाहिए कि उसकी गतिविधियां क्या हैं, कहां से उसको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या वास्तव में कोई स्पॉन्सर कर रहा है या वो स्वतः स्फूर्त तरीके से कर रहे हैं, सरकार उनको छूट दे रही है तो किस हद तक छूट दे रही है। अभी तो मैं उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन संदेह का लाभ हम बहुत दिनों तक नहीं दे सकते, थोड़े बहुत दिन तक और देखेंगे, उसके बाद हमें भी उसके बारे में किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।